नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सारा आकाश का अंतिम अध्याय। सारा आकाश के अन्य भाग आपको प्लेलिस्ट सारा आकाश में मिल जाएंगे। वहाँ पे इसका सारांश पे भी है। सारांश मैंने सबसे पहले 1 से 5 भागों में डाल रखा है। उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न उत्तर, चरित्र चित्रण सब आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। सब वीडियो का लिंक एक प्लेलिस्ट में दे रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ आपको आई बटन में भी दे दूंगी, जहां से आपको मिल जाएगा। तो आज है इसका अंतिम अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा आकाश। प्रभा के प्रति मेरे मन में प्यार, उसकी मजबूरियां और तकलीफों के प्रति दया है, या सिर्फ अपने किए पर पछतावा। उस क्षण उठा हुआ यह सवाल जाने कब तक मेरे मन को मथता रहता, मगर तभी एक ऐसी बात हो गई कि मेरा पोर पोर सिहर उठा। और तब मुझे लगा जैसे मैं जाने कब से यूं ही अकेला खड़ा हूं और मेरे आसपास कोई नहीं है। आज तुमने बहुत काम किया, लाओ तुम्हारे पैर दबा दूं। कहती हुई प्रभा जैसे ही पार्टी पर मेरे पैताने की और बैठी नींद की खुमारी में से जागकर मैंने पांव समेट लिए। नहीं नहीं, मुझे हाथ पांव कुछ नहीं दबाने, तुम आराम करो। आज जरा सा काम कर दिया तो क्या हो गया, तुम तो सारा दिन इतना काम करती रहती हो। आसमान की ओर देखकर पूछा। 10:30-11 बजे होंगे, इतनी देर में खत्म हुआ है तुम्हारा चौका बर्तन। क्या करती, जेठ जी ने अब खाना खाया, कहीं चला गए थे किसी के साथ। मुझे तो सच उन पर बड़ी दया आती है। गऊ आदमी है, ना किसी से बोलते हैं ना चालते, सारा दिन लगे रहते हैं। पार्टी पर बैठे बैठे अपने लटके पांव हिलाती हुई प्रभा बोली। उन्हें खिलाया, फिर चौका बर्तन साफ किया, सुबह की तैयारी की। बहुत गर्मी थी इसलिए जरा सी नहाई। ओह, तभी ताजा और आज एकदम साफ कपड़े वपड़े पहनकर रानी मुन्नी बनी बैठी हो। मुझे भी आज लग रहा था कि कोई नई बात है, बड़ी खुशबू आ रही है। कौन सा इत्र लगाई? मैंने प्रभा को अपने पास खींच लिया। प्रभा लजा गई, दूसरी ओर देखती हुई बोली। जरा सा खस पड़ा था सो मन नहीं माना। फिर अपने को छुड़ाकर बोली, आज तो सच तुम्हारे पांव दबाने को बड़ा मन कर रहा है। जब तुम ऊपर बाल्टियां भर भर कर ले जा रहे थे, तभी मेरे मन में आ रहा था कि अब ये जिद में बाल्टी पर बाल्टी लिए चले जा रहे हैं और रात की भड़कन रहेगी। कितना ख्याल रखती है प्रभा। मैं गदगद हो आया। पीठ पर हाथ फेरकर प्यार से कहा, नहीं प्रभा, इस उम्र में जरा सा काम करने से ही भड़कन होने लगे तो बाबूजी की उम्र में जाकर मैं क्या कर पाऊंगा। देख लो, आज भी 20-20 सेर गेहूं दोनों तरफ 2 थैलों में लटकाकर बाजार से ले आते हैं। और आज गर्मी भी कितनी थी। आज मुझे सांझ से ही लग रहा था कि बहुत गर्मी है, सो मैं नीचे से पानी की बाल्टियां ला लाकर बुरी तरह सारी छत पर छिड़काव कर रहा था। हम लोगों ने अपने सोने की जगह जरा सी आड़ में रखी थी। मेरी कोठरी और गली की और वाली मुंडेर के बीच में जो छोटी सी खुली जगह बची थी, वहीं हमारे सोने का स्थान था। यह जगह कुछ ऐसे कोने से दूर हटकर पड़ती थी कि अगर खास तौर से ही कोई इधर ना आए तो प्रायः छत पर आने जाने वालों से बेपर्दगी नहीं होती थी। भैया और भाभी दूसरी तरफ थे, लेकिन उन्हें आड़ करनी पड़ती थी। अमर कुंवर और अम्मा बाबूजी सब एकदम खुले में सीढ़ियों की तरफ सोते थे। आज मैंने सारी छत को ही पानी से भिगोया नहीं था, बल्कि दिन भर की धूप में अकड़ी जलती खाटों पर भी एक एक बाल्टी पानी डाल दिया था, इसलिए इस वक्त जरा ठंडी हो गई थी। गीली चारपाई पर सिर्फ एक तकिया लगाए मैं लेटा लेटा खुले आसमान को देखता रहा। सारे आकाश पर तारों की नक्काशी की हुई थी और कभी कभी एक तारा लपककर जलती लकीर खींचता हुआ दूसरे दल में जा मिलता था। उसे देखकर मैं साश्चर्य अपने मन को समझाता था कि देखने में इसे आते जाते हुए एक पल भी नहीं लगा, लेकिन हो सकता है वास्तव में इसे हजारों वर्ष का समय लगा हो। अपना सौर मंडल बदलने की इस यात्रा में क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि इसी जीवन में आदमी इन सारे नक्षत्रों की यात्रा करके देख सके, आखिर वहां लोग किस तरह रहते हैं। फिर मन में झुंझलाता, हाँ, हम अपनी दुनिया के बारे में तो जानते नहीं, सारे नक्षत्र मंडल के बारे में जानेंगे। उस दिन शिरीष भाई कहते थे, दुनिया के ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने से उसमें कुछ नया करने की बात तो दूर, कुछ दूसरों ने कर लिया है, हमें उसके बारे में भी अभी नहीं मालूम। और यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अवचेतन मन में नीचे के बर्तन खनकने की आवाजें तथा बातचीत से मैं अंदाजा लगाता रहा कि कौन आया कौन गया या घर का कितना काम हो गया। छत के कोने में से भाभी और बच्ची की आपस में कुछ बातें करने की भनक भी आती रही। दूर कहीं बजते सिनेमा के गीतों की लहरों की कभी कभी
लहर भी सुनाई दे जाती। जब हम लोग अलग मकान लेकर रहेंगे तो उसकी छत पर किस तरह सोया करेंगे, लेकिन वहां तो लॉन होगा। क्या सोचने लग गए? प्रभा ने कोहनी से जरा सा ठहाका लगाकर पूछा। धीरे से कब उसका हाथ मेरी पिंडलियों पर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। उसकी आवाज से चौंक कर फिर मैं लौट आया। जमाई लेकर पूछा, तुमने खाना वाना खा लिया? खा ही लिया होगा, तुम्हें क्या? उसने शिकायत के लहजे में कहा। स्वर की असहाय शिकायत और अपनेपन से पिघलकर मैंने कहा, नहीं प्रभा, ऐसा क्यों सोचती हो? यहाँ की मजबूरियां तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा साथ ही खाना खाया करें। प्रोफेसर होने के बाद जब हमें अलग से मकान मिल जाएगा तो देखना, तुम्हें कभी कोई शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। अब यह हर बार आकर यह भी तो पूछ नहीं सकता कि तुमने खाना खा लिया या नहीं। कल तो इसी बात पर हंगामा और मच जाएगा। प्रभा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। मैंने तो आज आपसे अच्छा खाना खाया। खीर, पूरी, हलवा। आप लोगों को आज जो थोड़ा थोड़ा मिला था वह क्या आप समझते हैं आपके लिए ही बना था? उसकी खिलखिलाहट रात के सन्नाटे में मुझे बड़ी भली लगी, जैसे छोटी छोटी चांदी की घंटियों की झालर हवा के झोंके से झंझनाती दूर तक चली गई हो। साथ ही शायद दोनों को उस दिन की बाबूजी की दहाड़ का भी ख्याल हो आया और हंसी बीच में ही टूट गई। बात को भुलाने के लिए मैंने पूछा, क्यों भाई, आज ऐसी क्या खास बात थी? मैंने तो समझा किसी की शादी ब्याह से आया होगा। तभी ध्यान आया। धीरे धीरे मेरे पैरों को सहलाती हुई प्रभा सचमुच मेरे पैर दबाने लगी। उसका हाथ रोककर पूछा, आज आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैंने कह दिया ना मुझे अच्छा नहीं लगता। पाँव तो मुझे तुम्हारे दबाने चाहिए। दिन भर बैल की तरह जुती रहती हो। फिर एकदम बात पलट कर कहा, हाँ तो आज किस खुशी में हुआ यह सब? मामा जी कहीं बात पक्की कर आए क्या अमर के लिए? नहीं, यह बात नहीं जी, समझदारी से प्रभा बोली। आज हम लोगों ने व्रत रखा था, मैं, भाभी और पड़ोस के अवस्थी जी की बीवी ने। अच्छा, तभी आज इतनी पति सेवा सूझ रही है? मैं परिहास से बोला। किस सिलसिले में देवी जी? और एक किस सिलसिले में रखा हो आपसे? मतलब ये सब औरतों के मामले हैं। मैं बुरा ना मान जाऊं इसलिए समझाकर बोली, तुम खूब पढ़ो, अच्छी सी नौकरी करो, उसके लिए तो मुझे कुछ करना चाहिए। उसके हाथ पांव दबाने का काम करते रहे। मुझे भी अब कुछ कुछ सुख मिलने लगा था, इसलिए हटाने की ज्यादा जिद नहीं की। सिर के नीचे मुड़ी कोहनी लगाकर प्रभा की ओर करवट बदलते हुए कहा, पहले ही तुम कौन से कम काम कर रही हो प्रभा, जो यह व्रत पूजा पाठ और शुरू कर दिया ऊपर से? कभी कभी अपनी तंदुरुस्ती की ओर भी देख लिया करो। इस सब से बीमार बीमार पड़ गई तो मेरे पास दवा का इंतजाम भी नहीं हो पाएगा। प्रभा ने सिर झटक दिया। अरे, तो व्रतों से तो कभी कोई बीमार पड़ता है? इससे तो और भी तबीयत ठीक हो जाती है। तुम्हें कुछ पता भी है उपवास करने के कितने फायदे हैं? कहीं कभी कोई बीमार पड़ता होगा, इससे तो और भी तबीयत ठीक हो जाती है। तुम्हें कुछ पता भी है उपवास करने के कितने फायदे हैं? होंगे, मेरा इन सब में विश्वास नहीं है और मुझे सुनकर भी अच्छा नहीं लगता। अपनी इस रुखाई से मैं खुद ही चौंक कर मैंने बात संभाली। व्रत के लिए चाहिए खाना पीना, फल, दूध, मेवे, मखाने, तब उससे फायदा भी होता है। दिन भर पानी की सूरत भी ना देखो, यह व्रत हुई या सजा? प्रभा ने टालने के लिए कहा, तो रोज रोज कौन व्रत करता है? कभी साल 6 महीने में एक आध बार हो गया। बात साल 6 महीने की नहीं है, मैंने कहा। मेरा तो इन सब ढकोसलों में विश्वास नहीं है। तुमने भी कभी नहीं बताया कि तुम इन सब में विश्वास करती हो। मैं खुद कभी इन सारी चीजों में विश्वास किया करता था, मंदिर जाया करता था, व्रत रखता था और माना करता था, लेकिन अब इन सब बातों में कतई विश्वास नहीं रह गया। और मन में सोचा कि शायद शायद शिरीष और दिवाकर के संपर्क में आने के कारण। प्रभा का गला भर आया। विश्वास तो मेरा भी नहीं है, लेकिन एक घर में रहने पर बिना इच्छा के भी बहुत कुछ करना पड़ता है। भाभी ने रखा था, मैं नहीं रखती तो कितना उधम मचता। चलो किसी अच्छी ही भावना से रखा था, अब तुम उसके लिए लड़ो तो मत। फिर मुझे समझाती सी बोली, व्रत तो एक संकल्प को याद दिलाने रखने क्या बहाना होता है? बहाना होता है मेरा सिर। अब मुझे गुस्सा आ गया। एक तो वह काम किया जो मुझे पसंद नहीं, और फिर मुझे चला रही हो। मैंने कह दिया ना कि मेरा इन सब बातों में विश्वास नहीं। एक तो दिन भर इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करो और ऊपर से ये। तब 2-3 आंसू उसके गालों से ढुलक करके मेरी पिंडलियों पर चू पड़े। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आज कुछ मत कहो, कल डांट लेना। उसके इस याचना भरे लहजे, इस स्वर और रोने की अचानक मेरे भीतर एक ऐसा ज्वार सा उमड़ा कि मैंने उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया।
ग्लानि से तन मन भर गया कि देखो वह बेचारी तो मेरे लिए, मेरे और अपने भविष्य के लिए सारे दिन भूखी मरी, और मैं हूं कि अब उसे डांट रहा हूं। किसी बुरे उद्देश्य के लिए तो उसने किया नहीं है। मान लो कोई सचमुच विश्वास ही करता हो तो क्या इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए? किसी को नमक पसंद है, किसी को मीठा। क्या यह उचित है कि मैं जबरदस्ती किसी से मीठा ही पसंद करवाऊं? मैं भी सचमुच कभी कभी अति कर देता हूँ। प्रभा ना जाने क्यों देर तक रोती रही और मैं उसे समझाता रहा। मैं तो तुम्हें यूं ही तंग कर रहा था। यूं जरा जरा सी बातों पर बुरा मत माना करो प्रभा। मैं क्या इस बात को समझता नहीं हूँ कि तुम बहुत सी बातें लोक दिखावे के लिए भी करनी पड़ती हैं, लेकिन मेरी छाती पर रखी उसकी कनपटी से आंसू की दो बूंदें बह बहकर छाती पर आती और पसलियों के नीचे गुदगुदी पैदा करती रही। नहीं, यह नाराजी या दुख के आंसू नहीं, यह जीवन की सार्थकता और कृतार्थता के आंसू हैं। वे उच्छ्वास है जो प्रभा अपने मुंह से व्यक्त नहीं कर पा रही। अपने जीवन और अस्तित्व की हर सांस इससे जो मेरे लिए ही समर्पित कर दी है। मेरी भी आंखें गीली हो गई। प्रभा के शरीर से उठती खस की खुशबू मेरी नस नस में तैरती चली गई। उस क्षण मुझे लगा, ऐसी पत्नी पाकर संसार में कौन सुखी नहीं होगा। धुंधली आंखों से ऊपर देखा। सारा आकाश तारों की खाली से झमझम कर रहा था। पल भर को मन में ख्याल आया, मेरे इस सुख की साक्षी ये तारे मन में न जाने कितने क्या 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 सोच रहे होंगे। हो सकता है कि इनमें से भी किसी नक्षत्र में इस समय किसी ऐसे घर की छत पर कोई दिन भर का थका हारा जोड़ा आपस में गुथा एक दूसरे के श्रम का परिहार कर रहा हो। उसे भी जो नक्षत्र अपने आसमान पर दिखाई दे रहे हो, उनमें एक हमारी यह धरती भी हो। और ठीक इसी समय उसके मन में भी यह बात आ रही हो कि तब अचानक एक चमक के साथ लगा कि ये तारों भरा आसमान, ये दिशाएं, सब कुछ अपनी ही आत्मा के, अपने ही अस्तित्व के एक हिस्से हैं। हम खुद हैं। और मैं प्रभा की कनपट्टी थपथपाता हुआ धीरे धीरे उसके गालों को सहलाता रहा। और नहीं प्रभा, ऐसे रोते नहीं, सुनो, देखो, अब मत रो। बच्ची को जाने क्या तकलीफ थी कि रात को बराबर रोती रही। अचानक भाई साहब की दहाड़ से मेरी आंखें खुल आई। वे भाभी को डांट रहे थे। नहीं चुप होती तो फेंक दो गली में, ले जाओ उधर, मुझे सोने दो। शायद बाबूजी भी जाग गए। भाभी अम्मा के पास जाकर बच्ची को चुप कराने लगी। थोड़ी देर सोने की कोशिश की। जब नींद नहीं आई तो अपने आप से ही पूछा, क्या वजह होगा? प्रभा भी जाग गई थी। मुझे सुबह जल्दी जाने के लिए उसे जल्दी जागना होता था। तकिए के गिलाफ के भीतर ही उसने अपनी घड़ी निकालकर बताया, अभी तो 1:30 ही बजा है। अच्छा सो जाओ। और मैं चुपचाप फिर आसमान को देखने लगा। अंदाज से सप्तऋषियों और ध्रुव तारे को पहचानने लगा। आसमान के एक कोने में ऐसा प्रकाश हो रहा था जैसे कहीं बहुत तेज रोशनी हो रही हो और इसकी छाया ही ऊपर दिखाई दे रही हो। मुझे याद आया, पहले यहाँ एरोड्रम की सर्चलाइट घुमा करती थी। तब रह रहकर तेज रोशनी की जीप सारे अंधेरे को लीलती लीलती चली जाती थी। रेल के इंजन की दहाड़ और दूर जाती। छक छक के से मुझे वह दिन आता जब कोठरी में लालटेन जलाए मैं सोराब और रुस्तम पढ़ रहा था और नाराज होकर प्रभा एक कोने में पड़ी थी। लगता था उन दिनों को जाने कितना पीछे छोड़ आया हूँ। अगले साल इन्हीं गर्मियों में जाने कहाँ लेटा होऊंगा। हम लोग जब अलग रहेंगे तो पता नहीं हमारी जिंदगी का ढर्रा किस तरह होगा। शिरीष की बातें प्रभा को बताने को बहुत मन होने लगा। प्रभा की बांह छूकर कहा, हमें नींद नहीं आ रही है प्रभा। प्रभा भी शायद जागी पड़ी थी। बोली, तो बातें करो, लेकिन फिर सो मत जाना, सुबह आंख ही ना खुले। बहुत दिन से उन दोस्त की तुमने बातें नहीं बताई। किसकी? दिवाकर की? मैंने उत्साह से कहा। तुम्हें उसकी वाइफ कितना बुलाती है, तुम चलती नहीं। एक दिन चलो ना। और देखो, आजकल शिरीष भाई भी यही है। कौन शिरीष भाई? वह तो नहीं जिसकी एक बहन? हाँ हाँ, वही। बेचारे बड़े परेशान हैं। डॉक्टरों ने उनकी बहन के रोग को असाध्य बता दिया है। कल उन्होंने जो बातें मुझे बताई उससे तो मेरी आंखें ही खुल गई। चलो, नींद नहीं आ रही तो प्रभा उनके बारे में ही कुछ बताता रहूं, इस भावना से मैंने उसे बताना शुरू किया। रास्ते भर पहले तो हम लोग संयुक्त परिवार के बारे में बातें करते रहे। वे साथ रहने के बहुत ही खिलाफ है। कहते हैं इससे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, आदमी अपनी प्रतिभा और शक्तियों का प्रसार नहीं कर पाता। यही नहीं, आपसी लड़ाई झगड़े और बदले की भावना को से वह अपना फर्ज तक भूल बैठता है। अलग रहकर अपने को बनाने या साथ साथ क्या वह फर्ज को कभी नहीं निभा सकता? अच्छा तुम ही बताओ, हम लोग साथ रहकर क्या अपना फर्ज निभा सकते हैं? सिवा इसके कि मन ही मन
कटुता बोते चले जाएं या पाले चले जाएं। अब तो ना फर्ज है ना सद्भावना, अलग रहने की कोशिश करते हैं, कम से कम दोनों में प्रेम तो रहे, और कुछ भी ना हो तो एक तो रहेंगे ही। प्रभा आप पलक आसमान की देखती रही, बोली बात तो गलत नहीं लगती। कौन? शिरीष भाई? वह तो नहीं जिसकी एक बहन? हाँ हाँ वही, बेचारे बड़े परेशान हैं, डॉक्टरों ने उनकी बहन के रोग को असाध्य बता दिया है। कल उन्होंने जो बातें मुझे बताई उनसे मेरी आंखें ही खुल गई। चलो नींद नहीं आ रही है तो प्रभा उनके बारे में ही कुछ बताता रहूं, इस भावना से मैंने बताना शुरू किया। रास्ते भर तो पहले हम लोग संयुक्त परिवार के बारे में बातें करते रहे। वे साथ रहने के बहुत ही खिलाफ है, कहते हैं इससे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, आदमी अपनी प्रतिभा और शक्तियों का प्रसार नहीं कर पाता। यही नहीं, आपसी लड़ाई झगड़े और बदले की भावना से वह अपना फर्ज भी भूल बैठता है। अलग रहकर अपने को बनाने के साथ साथ क्या वह फर्ज नहीं निभा सकता? अच्छा तुम ही बताओ, हम लोग साथ रहकर कौन सा अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, सिवाय इसके कि मन में एक कटुता पाले जा रहे हैं। अब ना तो फर्ज है ना सद्भावना। अलग रहने में कोशिश करते हैं कि कम से कम दोनों में दुश्मनी कम हो, और कुछ भी ना हो तो एक तो रहे ही। प्रभा अपलक आसमान को देखती रही, बोली बात तो गलत नहीं लगती। ठीक यही बात मैंने उनसे कही थी प्रभा। मैंने कहा कि बात सही जरूर लगती है, लेकिन आत्मा नहीं मानती। लगता है यह तो घोर स्वार्थ है। तो फिर वह देर तक आत्मा और संस्कारों की बातें बताते रहे। कहते थे कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। अभ्यास, प्रभाव, परंपरा, नकल सब मिलाकर एक प्रकार के संस्कार मन में जमा देते हैं। यही संस्कार हर नया काम करने में बाधक होते हैं। हम समझते हैं कि हमारी आत्मा हमें रोक रही है। आत्मा ना हो गई, दरवाजे पर बंधा हुआ कुत्ता हो गया। अनजान आदमी आए तो भौंकने और उछलने कूदने लगे, और परिचित आए तो दुम हिला रहे हैं। जो मांस नहीं खाता उसकी आत्मा मांस खाने में कोचती है, और जो प्याज से परहेज करता है उसे प्याज अपनी आत्मा के विरुद्ध लगती है। अब या तो यह मानिए कि जो मांस और प्याज खाते हैं उनमें आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, और आत्मा का ठेका केवल कुछ लोगों ने ही ले रखा है, या यह कि आत्मा केवल संस्कारों का दूसरा नाम है। एक जमाना था जब कट्टर पंडित की आत्मा नल का पानी पीते रोती थी, और वह हाथ धोने के लिए मिट्टी भी साथ लिए घूमता था। यानी अब यह भी मानो कि आत्मा केवल पुराने जमाने में ही हुआ करती थी। असल में अपनी परंपरा प्रियता और नए को स्वीकार न कर पाने के आलस्य और मूर्खता को हम अपनी अंतरात्मा का नाम दे देते हैं, वरना ये केवल संस्कार है। और एक बार संस्कारों का असली रूप पहचान कर आप अपने संस्कारों को बदल भी सकते हैं। प्रभा आप अलग सुन रही थी, और मैं कोहनी के बल बैठा हुआ उसे बताए जा रहा था। मन में आया कि अगर मैं इसे इसी तरह समय समय पर बातें बताता रहूं तो यह जाने कितना सीख जाएगी। खुद जरा कहीं लग जाने पर थोड़ा सा समय देकर मैं तो इसे पढ़ा भी सकता हूँ। आगे जब मेरे आसपास के लोग बीए एमए होंगे, उनकी बीवियां एक से एक पढ़ी होंगी, तब प्रभा को भी तो उनमें उठने बैठने लायक बनने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाना ही पड़ेगा। चलो उसके लिए यह मानसिक तैयारी ही सही। कॉलेज तो जब ज्वाइन करेगी तब करेगी। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि शिरीष भाई से मिलाने की बात सोचते समय मन में जो संकोच आया था वह तो नहीं आएगा। मैंने उसे सोचने और सवाल करने का पूरा समय दिया। वह बोली सुनने में तो सभी बातें समझ में आ जाती, लेकिन आज ही तुम मुझसे कहो कि तुम उल्टे पल्ले की साड़ी पहनकर मुंह खोले सड़क पर मेरे साथ चलो, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। बात उसकी समझ में आ रही है, इससे संतोष हुआ। कहा तब तो संस्कारों की ही बात सच हुई ना। शिरीष भाई ने संस्कारों या अंतरात्मा के बारे में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा मन में जमे हुए संस्कार रेल के डिब्बे में आराम से बैठे हुए मुसाफिरों की तरह होते हैं। भरे हुए डिब्बे में आप घुसने की कोशिश कीजिए, अंदर वाला हर कदम हर आदमी आपको बाहर धकेलेगा, कोशिश करेगा कि आप भीतर ना आने पाए, लेकिन आपकी भी तो आवश्यकता है। सो लड़ भिड़ कर जैसे तैसे आप भीतर घुस ही जाते हैं। एक बार जहां आपने अपने आप को भीतर वालों से स्वीकृत कराया कि सारा विरोध समाप्त हो जाता है, आप भी उनमें से एक हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में यह हालत हो जाती है कि जिस जगह को आपने बुरी तरह युद्ध करके हासिल किया था, एक आध घंटे बाद उस जगह को छोड़कर इधर उधर ही हो जाएं, आपकी जगह सुरक्षित ही रहते। लेकिन यही एक मुसीबत है कि आप भीतर वालों में से एक बने कि आप भी दूसरों की तरह नए आने वाले का विरोध शुरू कर देते हैं। इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि आपके साथ भी वही व्यवहार हो चुका है। मगर प्रभा ने इस बारे में कोई सवाल ना पूछकर एकदम बात बदल दी।
मैं अभी भी यही सोच रही थी कि तुम्हारे ये शिरीष भाई आखिर मानते किस चीज़ को हैं। मेरा बड़ा मन होता है कि उनसे मिलूं, लेकिन बड़ी झेप लगती है। उनसे क्या बातें करूंगी, मेरी तो जबान ही नहीं खुलेगी। जबान कैसे नहीं खुलेगी? तुम्हें हम जरूर मिलाएंगे, मैंने कहा। फिर प्रभा की बात का जवाब दिया। ठीक यही बात मैंने उनसे पूछी थी कि शिरीष भाई, आप सारी चीज़ों का विरोध करते हैं, आखिर आप मानते किसे हैं? तो जवाब में जोर से हंस पड़े, बोले, ईश्वर, धर्म, अंतरात्मा और संस्कार के बाद जो भी कुछ बाकी बच जाता है, मैं उस सब को मानता हूँ। मैंने कहा, यानी किसी को नहीं मानते? तो बोले, अगर मानने लायक सारी बात इन्हीं 4-5 शब्दों की बपौती है तो यही समझ लीजिए कि मैं किसी को नहीं मानता। मैंने फिर कुरेदा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना किसी चीज के विश्वास के आदमी विकास कैसे करेगा? किस दिशा में करेगा? तो बोले, हर स्थिति में हर कहीं आदमी विकास करता है, वह पुराने को छोड़कर नया ग्रहण करता है। इतना काफी है मानने के लिए। आदमी के पांव इसलिए आगे की ओर मुड़े हुए बनाए गए हैं कि वह आगे चले, सामने बढ़े। भूत के पांव पीछे मुड़े बताए जाते हैं। अर्थात अतीत जीवी आदमी भूत होता है। और सच पूछो तो तुम इसे, जिसे भारतीय संस्कृति, भारतीय गरिमा कहते हो, मुझे यह सारी की सारी एक सिरे से ही इन्हीं अतीव जीवी भूतों की सभ्यता और संस्कृति लगती है। मेरा हर चीज से विश्वास उठ गया है। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी सख्त बात कह दी कि मेरा खून खौल उठा। अगर उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा ना होती, मैं उन्हें वहीं उठकर दे मारता, लेकिन गम खा गया। क्या? प्रभा ने जरा चिंता और उत्सुकता से पूछा। वे बोले, समर जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग उन झूठों, मक्कारों, ठगों और नपुंसकों की औलाद है जो सिर्फ अतीत में जीते थे। ना उन्हें अपने समाज की समस्याओं का ख्याल था, ना अपने समय का। वे सारी दुनिया से अलग रहा करते थे और खुद ही अपने माथों पर अक्षत चंदन लगा लगा कर अपनी पूजा किया करते थे कि हम कितने महान थे। कभी हमने नहीं सोचा कि वे जिन्हें पूछते हैं या जिन्हें हीरो बनाए हुए, वे महान हीरो आखिर क्यों हैं? इसलिए तो ना कि वे सीना तनकर अपने समय और समाज की समस्याओं से जूझे थे। सिरों पर कफन बांधकर उन्होंने अपने युग की ललकार का जवाब दिया था। बैठकर राम नाम का कीर्तन करते हुए वे लोग हीरो नहीं बन गए थे। मैं बात काट कर बोला, खैर जो भी हो, अपने पुरखों को यूं याद करना अच्छा नहीं लगता। वे जैसे भी हैं अच्छे ही थे। तो शिरीष भाई बोले, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने आप को भी गाली देता हूँ। क्यों? कुछ नहीं कर पाता। हमारे ये पुरखे खुद गोबर संस्कृति के अजायब घर थे। हम उनकी संतान है, इसलिए सिर्फ भूत के पुतलों को की सेना है जो सिर्फ या तो जलना जानती है या जगह को कूड़े कचरे से भरना। सो यूं ही एक दिन जल जल कर खाक रह जाएंगे, और कुछ ना कर पाए तो कम से कम इतना तो हम कर ही जाएंगे कि अपने बीच में जो थोड़ा बहुत लोहा सोना है उसे ही अपनी जलन की आग में तपाकर फौलाद और कुंदन बना दे। सहसा मैंने अपनी बात बीच में तोड़ दी। मुझे लगा शिरीष भाई का यह प्रभाव पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएगा। आजकल जैसे मैंने अपनी भाषा में सोचना तो एकदम बंद ही कर दिया है। हमेशा यही दिमाग पर छाए रहते हैं। मानो उसी प्रभाव का विश्लेषण करते हुए कहा, कभी कभी तो इस आदमी का गुस्सा देखकर मुझे भी जोश आता है कि मैं इस तरह क्यों नहीं सोच पाता। क्या चाय देख रही है? चाय देख लेना, अच्छे से खोल जाए। मैं भी इस तरह क्यों नहीं सोच पाता? मुझे भी कोई चीज इस तरह क्यों नहीं मचती? और क्यों मैं एकदम जड़ होता जा रहा हूँ? कभी दया आती है, बेचारा दुखी और परेशान, इसलिए हर चीज का विरोधी हो गया। आखिर जो भी हो, उनकी बातें और बोलने का ढंग मुझे प्रभावित करता है। और कुछ देर चुप रहकर मैं अपनी भाव भंगिमाओं में कल्पना करता रहा। अचानक लगा कि सुनते सुनते प्रभा सो गई। पहले मन में हुआ, सोने दो, बेचारी सारे दिन की थकी मांदी है। और मैं उस समय को याद करने लगा जब शिरीष के पास से लौट रहा था। पिछला जो कुछ भी समय था, उस समय तो सब की जैसे मैं भूल गया। मानो मानो वह कभी मेरा रहा ही नहीं। इन्हीं नहीं बातों का एक एक शब्द दिमाग में गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग के कमरे हजारों साल से बंद थे। उनमें सील, घुटन, धूल, कूड़ा, उमस, चाले और भी ना जाने क्या क्या अलाए बलाए जमा हो गए थे। उन कमरों की हवा खराब होकर जहरीली बन गई थी। उनके भीतर का सन्नाटा और एकांत खुद अपने को ही खाए जा रहा था। अब जैसे उन कमरों के दरवाजों को किसी ने भारी भूतों की ठोकर मार मार कर खोल दिया है, और धीरे धीरे घुटन और उमस निकलती जा रही है। वर्षों पुरानी धूल प्रचंड विक्षोभ से उठ खड़ी हुई और चारों तरफ ऐसी आवाजें गूंज रही है मानो किसी ने शहद की मक्खियों के छत्ते पर ईंट दे मारी हो। घर में प्रवेश करते हुए मैंने आपसे कहा था, जब अब मैं अतीत जीवी भूत नहीं हूँ। मेरा मस्तिष्क अब दुनिया भर के कूड़े करकट से साफ है।
लेकिन अब यह कौन सा सपना है जो खाली कमरों में सजाया जाएगा? वे कौन से स्वर्ग के गीत हैं जो अब भैरवी की तरह गूंजेंगे? वह कौन सा विराट युग है जिसके लाने के लिए हम छोटे छोटे पहियों एक ताल लय पर चलने लगेंगे? कहाँ से आएगा वह युग? क्या हमारे रहते ही वह आएगा? हम क्या सचमुच उसे देखेंगे, उसे महसूस करेंगे? यह वही युग है जिसके लिए हम रातों में तड़पे हैं। और युग बदलने की कुलबुलाहट और बेचैनी को मैं बाल्टियां भर भर कर ऊपर की छत पर छिड़काव करने में बहलाता रहा था। इस समय प्रभा को सब बताते बताते या मन ही मन उन सबको दोहराते फिर जैसी अकुलाहट होने लगी। समझ में नहीं आया कि क्या करूं। प्रभा शायद सचमुच सो गई थी। पहले मन हुआ कि खाट की मूंज का कोई तिनका लेकर उसके कान में घुमाऊं। हम जागे पड़े और आप मजे से सो रही हैं। फिर अचानक मन में आया कि उसकी कमर गुदगुदाने लगूं। कमर गुदगुदाने से बहुत उछलती है, यह मुझे पता है। एक डर है कि कहीं जोर से चीख ना पड़े। मन की इच्छा ऐसी दुर्निवार हो गई कि सहसा मैं उसकी कमर में उंगली गड़ाकर गुदगुदाने लगा। ए प्रभा, उठो भाई, हम तो जाग रहे हैं। आप बात करते करते सो गई हैं? क्या हुआ? मैं कब सो गई? मैं और भी गुदगुदाता कि अचानक मुझे लगा कि जैसे उसकी कमर में कोई गोली सी बंधी है, शायद डोरे से बांध दी। उसे चुटकी में पकड़कर कहा, अरे यह क्या है भाई? कुछ नहीं कुछ नहीं, छोड़ दो। प्रभा घबराकर प्रार्थना के स्वर में बोली। अब तो और नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे तो बता दो। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और टटोल कर जानने की कोशिश करने लगा कि क्या है। सुपारी जैसी कोई चीज थी। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो, कुछ नहीं है। उसने ऊपर से मेरा हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। उसके मना करने का ढंग ऐसा घबराया हुआ था कि मैं बार बार पूछने लगा। उसने बताया मेरे पेट में तकलीफ रहती है, सो अम्मा जी ने दवा बताई है। बहाना साफ था। मैंने सख्त स्वर में कहा, दवा बांधी तो नहीं जाती, खाई जाती है, बताओ, नहीं तो तोड़कर फेंकता हूँ। तुम्हें मेरे सिर की कसम है। वह गिड़गिड़ाती रही। मुझे गुस्सा चढ़ता जा रहा था। गुर्राकर पूछा, नहीं बताना। तब उसने डरते डरते बताया, भाभी और अम्मा जी मानी ही नहीं। मैंने बहुत कहा कि मेरा विश्वास नहीं है कि मुझे ही गोलियां देने लगी। उनका मन रखने को करना पड़ा। मैंने बात काट कर पूछा, उनका मन रखने को व्रत रखना पड़ा, यह तो समझ में आता है, लेकिन यह क्या करना पड़ा? साफ साफ बताती क्यों नहीं? उन्होंने कहा। प्रभा हकलाकर रुआंसी हो गई। अब क्या है, बोलती क्यों बंद हो गई? सचमुच मुझे लग रहा था कि गुस्सा काबू से बाहर हुआ जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैयद बाबा की धुनी से ठीक हो जाएगा। मानो मेरे पड़ते तमाचे को बचा रही हो। इस तरह कोहनी सामने की ओर करके जैसे तैसे वह बोली। और जब नहीं रहा गया तो उसके दोनों कंधे झकझोर कर मैंने पूछा, क्या पेट ठीक हो गया? साफ साफ बताती क्यों नहीं? कोई रोग है क्या तुम्हें? प्रभा सचमुच रोने लगी। अवस्थी जी की बीवी कहती है कि शादी के 4 साल बाद सैयद बाबा की धुरी से उनके प्रमोद हुआ था। बात समझ में आई तो अचानक उसके कंधे छोड़कर मैं पागलों की तरह हंस पड़ा। अच्छा, तो यह बात है, इसलिए सारे व्रत उपवास हो रहे हैं। सैयद पीर पूजे जा रहे हैं, कमर में सैयद बाबा की धुनी और कपड़ों में इत्र लगाया जा रहा है। और मैंने इतनी जोर से दांत पीसे कि कड़कड़ाहट खुद सुनाई दी। बच्चा चाहिए, खुद अपने खाने पहनने का ठिकाना नहीं, और टंगना अभी से लटका लूं। फिर एक झटके से मैंने कमर में बंधी धुनी को पोटली तोड़कर गली में फेंक दी। कितनी हवाई और आसमानी बातें सोच रहा था मैं अभी अभी। सच्चाई तो यह है। बाकी समय निश्चल क्रोध से भूनता हुआ मैं खाट की पाटी पर माथा कूट रहा था और घुटनों में सिर दबाए प्रभा रो रही थी। बताओ ना, मैं क्या करूं? सारा दिन मेरी जान खाई जाती है। बांझ बांझ कह कहकर भाभी और अम्मा कोसती रहती है। भाभी अपनी बिटिया के पास झांकने भी नहीं देती, छाया से बचाती है। हर बार माथा ठोकर मैं कहता, मैं कितना अकेला हूँ। सोचा था प्रभा मेरा साथ देगी, लेकिन यह वही प्रभा है जिसने एक बार गणेश जी से बर्तन मांज लिए थे। और आज आज इसी के ऊपर मैंने वे बड़े बड़े सपने संजोए थे। बैठे हो सुबह से, कुछ काम नहीं है? कॉलेज नहीं जाना आज? प्रभा ने आकर बहुत मुलायम स्वर में पूछा। मैं सुस्त और उदास सा प्रेस से आने के बाद ऊपर छज्जे पर ही बैठ गया था। कोठरी की आड़ होने के कारण यह छाया थी। गुमसुम, ना किसी से बोला, ना कहा सुना। बैठा बैठा एक गिलहरी को कुट कुट करते देखता रहा। शायद मेरा चेहरा इतना थका और उतरा हुआ था कि प्रभा ने पास आकर मेरी कलाई छूकर देखी। बुखार तो नहीं है? मैं सुनी सुनी आंखों से प्रभा को देखता रहा और तब भी चुप रहा। उस दिन की बात ने मेरे भीतर को जाने किस चीज को जड़ से हिला दिया था। अब मुझे अपने आसपास कुछ भी सच नहीं लगता था झूठ और छल का एक अंतहीन जाल है और उसमें मुझे कैद कर दिया गया है। एक फंदे को काटता हूँ तो दूसरा सामने आ जाता है। यह प्रभा, यह भी वैसी ही निकली। इसी को लेकर मैंने अपने सुनहरे भविष्य के सारे सपने संजोए थे। जब भी मैं उसे देखता मेरे मन में सवाल
अपने आप गूंज जाता। फिर मैं चुपचाप नीचे आंगन में देखने लगा। नीचे चूड़ियों से बड़ा भारी सा डाला रखा था। इधर उधर मोटा मैला सा कपड़ा लगा था ताकि चूड़ियां फूट ना जाए। हरी, नीली, लाल, सुनहरी तरह तरह की चूड़ियों की मालाएं बड़ी सावधानी से लिटाई हुई थी। चूड़ी वाली ओट में पड़ती थी और झुककर ही उसे देखा जा सकता था। नीले नीले फूल, पत्ती, गुदे उसके हाथ भी कभी दिख जाते थे। जिस हाथ को ये गोदने वाले हाथ चूड़ियां पहना रहे थे, वे निश्चय ही भाभी के हाथ हैं, यह मैं जान गया। उनके अंगूठे के पीछे एक काला सा दाग है। मेरी इस चुप्पी से शायद प्रभा घबरा गई। वहीं धरती पर बैठकर कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना, क्या बात हो गई? किसी से लड़ा है क्या? कुछ नहीं। चटके गले से सूखी आवाज निकली। मैं जिस तरह बैठा था बैठा रहा, खुली पलकों और सुनी आंखों से जिधर देख रहा था उधर ही देखता रहा। अचानक इतनी देर से दबा एक बड़ा सा प्रश्न उठता हुआ आकर फिर सामने खड़ा हो गया। अब अब क्या होगा? तो भी प्रभा जरा सा ओट में हो गई। आंतरिक बेचैनी से मेरा हाथ हिलाकर भर्राए गले से प्रार्थना के स्वर में पूछा, अभी तक नाराज हो उस बात पर? उसकी अधकुली गुलाब कमल कली सी आंखों में पिघली चांदी सा पानी तैर आया। वह यूं ही अनुरोध और क्षमा याचना के स्वर में मुझे देखती रही। आवाज की आर्द्रता से चौंक कर बहुत ही धीरे से मैंने गर्दन घुमाकर उसे देखा और फिर उधर ही देखने लगा जिधर देख रहा था। घुटी आवाज में बताया, प्रभा, प्रभा, मेरी नौकरी छूट गई। छूट गई? कैसे? चौंक कर प्रभा उछल सी पड़ी। शायद एक पल को उसकी आंखों के आगे सारे परिणाम कौंध गए। तभी नीचे से आती अम्मा की पुकार सुनाई दी, बहू, अरे ओ बहू। फिर बड़े स्निग्ध स्वर में कहा, जरा नीचे तो आ बिटिया। जवाब में जरा सा झुककर प्रभा ने जवाब दिया, आई अम्मा जी। मैंने बताया, यूं ही साला कहता था कि 15 दिन में तो तुमने काम सीखा, इसलिए उन दिनों का कुछ नहीं। तनख्वाह के कागज पर 75 होंगे, लेकिन देंगे 60। इसी बात पर मैं लड़ाया। मैंने बिना हिले डुले प्रभा को बता दिया, नाम पार्ट टाइम का और काम पूरा, फिर ये सब। अरे ऐसा क्यों? बढ़ाया 75 लिखाकर 60 देने वाला तुम दिवाकर से जाकर क्यों नहीं कहते? उसके पिताजी का तो दोस्त है ना। प्रभा के माथे पर बल पड़ गए। अच्छा अंधेरा है यह भी? अंधेर तो है ही। दर्दीली मुस्कुराहट होठों पर उभर आई। फिर गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, अब उनसे क्या कहे जाकर? देखो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल और जाऊंगा आखिरी बार। 15 दिन का ही सही, कमक कुछ तो दे। इसी उम्मीद पर यह जो दुनिया भर का उधार चढ़ा लिया, उन्हें भी तो कहीं ना कहीं चुकाना ही है। फिर अम्मा की आवाज, अरे आई नहीं, क्या कर रही है? फिर कर लीजिए बात बाद में। मुझे आश्चर्य हुआ कि आवाज में अब भी चिकनाई और प्यार है। क्या बात है, जाती क्यों नहीं? अम्मा बुला रही हैं जब से। मैंने पूछा, तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? चूड़ी पहनने को बुला रही हैं। अब आजकल तो हमारी बड़ी पूछ हो गई है ना, प्रभा ने परेशानी से जवाब दिया। मैं एकदम गंभीर हो गया। सख्त स्वर में कहा, नहीं प्रभा, चूड़ी वूड़ी कुछ नहीं। हमें किसी की झूठी उम्मीद नहीं रखनी और किसी से कुछ नहीं लेना। मेरा चेहरा एकदम भावहीन हो गया। अम्मा ने फिर आवाज दी तो मजबूरी की कातर निगाहों से देखती प्रभा बड़े बेमन से उठकर नीचे चली गई। मैंने एक बार उसे देखा, लेकिन यूं ही चुपचाप देखता रहा। आधे रास्ते से लौटकर उसने धीरे से कहा, देखो तुम फिक्र मत करो, गई नौकरी तो जाने दो। इतना खून क्यों जलाते हो? मेरे पास घड़ी है, सोने की 2 चूड़ियां हैं, ईयरिंग है, आखिर किस दिन काम आएंगे? बाद में बन जाएंगे। यूं भी तो संदूक में ही बंद रखे हैं। यहाँ कौन रोज रोज पहनने की जरूरत पड़ती है? थोड़ी देर बाद आकर निकाले देती हूँ। पढ़ाई तो चलेगी ही। और उसी तरह उल्टे कदमों में लौट गई। कोई और समय होता तो शायद इस बात से कृतार्थ हो जाता। मेरी आंखें डबडबा आती, लेकिन अब सुन लिया और बिना सोचे यूं ही बैठा रहा। नीचे से अम्मा की प्यार भरी झिड़की सुनाई दी, हमारा इतना भी अधिकार नहीं है तुम पर? पहना दो जी। मनहारिन पहना दो। बोल कैसी पहनेगी? अपने आप पसंद कर ले। यानी प्रभा नीचे पहुंच गई है। नहीं नहीं अम्मा जी, मेरा मन नहीं है। अम्मा जी ऊपर चलकर देख लो, मेरे पास ऊपर संदूक में बहुत रखी है। आवाज प्रभा की थी। और पहन लेगी तो क्या हो जाएगा? रखी तो सभी के पास है, हम लोगन का ही तो भी तो पेट पलेगा ना किसी तरह, चूड़ी वाली ने कहा। और खनखनाहट से लगा कि चूड़ियों की मालाएं खोल खोल कर दिखाने लगी। एक हाथ टूटा फूटा वाक्य ऊपर आया, इसके साथ तो खूब खिलेंगी, गोरी गोरी कलाई में तो यह खिलती हैं। पहन लेना प्रभा, अब इतना नखरा छोड़। अम्मा जी की बात रखने की खातिर तो ही पहन ले, भाभी का स्वर आया। एकदम चुप्पी छा गई। मैं थोड़ी देर सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा कि कोई आवाज सुनाई दे। मुझे विश्वास था कि वह नहीं पहनेगी। अब चूड़ियां पहनाने का ध्यान आया है। अभी तक तो मानो कोई रहता ही नहीं था। जरा सा नीचे की ओर झांक कर देखा, अम्मा और भाभी चूड़ियां पहन चुकी थी और बड़ी प्रसन्नता उत्सुकता से प्रभा की ओर देख रही थी।
प्रभा घुटनों पर बाहर रखे बैठी थी और उसने अपना हाथ चूड़ी वाली की ओर बढ़ाया हुआ था। एक हाथ दूसरे पांव के पंजे पर रखा था और उसमें ढेर सारी चूड़ियां पहनाई जा चुकी थी। दूसरे हाथ का पंजा दबा दबा कर मनहारिन चूड़ियां चढ़ा रही थी। नीचे कुछ साबुत और कुछ टूटी चूड़ियों के टुकड़े बिखरे थे। दर्द से प्रभा ने अपनी गर्दन दूसरी ओर मोड़ ली थी। आंखें बंद थी और होठों से बार बार सी सी की कराहट फूट पड़ती थी। दूसरा हाथ पांव के पंजे पर रखा अंगूठे को कसकर भींच रहा था। सन से जैसे कोई नुकीला तीर दिमाग की तहों को चीरता चला गया। मैंने मना किया था ना। हाँ, फैले नथुनों से कुछ फुफकार निकली और मैं झटके से उठ खड़ा हुआ। दांत एक दूसरे के ऊपर घिसे और होठ भींच गए। दृढ़ता से कदम रखता हुआ नीचे उतर आया और सीधा चूड़ी वाली के सामने जा खड़ा हुआ। प्रभा चूड़ियां पहन चुकी थी और शीशे के धक धक करते रंगों में दोनों कलाइयां झलमला रही थी। उसने मुझे देखा और जैसे बिजली के करंट से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जैसे तैसे आवाज ठेलकर किसी आईनी सी हंसी हंसने की कोशिश करते हुए उसने कहा, देखो कैसी लगती हैं, अम्मा और भाभी को भी पसंद है। उस वक्त वह शायद यह भी भूल गई कि अम्मा और भाभी के सामने वह मुझसे नहीं बोलती। मैंने एक पल उसे अपनी निगाह की सारी कड़वाहट और तीखेपन से घूरा और झपट कर उसकी दोनों कलाइयां चूड़ियों के ऊपर से पकड़ ली। भय से प्रभा मानो घिघिया उठी। मुझे नहीं पता उस समय मेरे हाथों में कौन सा दुर्दांत दैत्य आ गया था। तड़प कर मैंने उसकी दोनों कलाइयों को आपस में जोर से बजा दिया और मुट्ठियां बीच कर चूड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चट चट करते हुए चूड़ियों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। मैं पागलों की तरह ऊपर मुंह करके गला फाड़कर ऊंची आवाज में अट्ठहास कर उठा। मानो मानो किसी भुनगे को मसलकर फेंक दिया हो। कुछ इस भाव से मैंने उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। चूड़ियों के टुकड़े मेरी हथेली और उंगलियों में घुस गए थे। मेरे हाथ खून से तरबतर थे और उसकी कलाइयों में खून की कई धारियां चूने लगी थी। यूं खून टपकता देखकर मैं और भी जोर से ठठाकर हंसा। फिर बिना इधर उधर देखे खूब आराम और निश्चिंतता से हाथ हिलाता हुआ ऊपर लौट आया। चूड़ी वाली, अम्मा, भाभी सभी मुझे फटी फटी आंखों से देखे जा रहे थे। यह बिना मुड़े मैं भी जान गया। बड़ी देर बाबूजी प्रतीक्षा करते रहे कि मैं ही अपनी तरफ से कुछ पूछूं या कहूं। आखिर हार कर उन्होंने रात को पूछ ही लिया, क्यों रे समर, तूने तो शायद 10 तारीख से काम शुरू किया था। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, बाबूजी मेरी नौकरी छूट भी गई। अरे, तो वह कोई तुझसे कुछ मांग थोड़े ही रहे हैं। अरे, जो तू नौकरी छूटने की बात कह रहा है, अम्मा ने बीच में कहा। उद्दत स्वर में मैंने जवाब दिया, साफ साफ तो नहीं मांग रहे, लेकिन मतलब क्या है यह तो मैं भी जानता हूँ। इस बार बाबूजी भड़क गए। हवा में हाथ पांव हिलाकर फेंक कर कहा, जानता है तो क्या फांसी चढ़ा देगा। बड़े जानते हैं ना, हमने तो एक बात पूछी थी, सीधा जवाब तो दिया नहीं, काटने दौड़े। आ बैल मुझे मार। फिर माथे पर हाथ मारकर बोले, बेटा हम तो तुम्हारी नस नस जानते हैं, हमारे सामने ही तो बड़े हो, अब साफ साफ मांगने की धमकी देने लगे। हिम्मत तो देखो पूत की। अरे, हमने अपनी पहली तनख्वाह लाकर बाप को दी थी, सो अदब कायदा चूल्हे भाड़ में से साफ साफ मांगने की धमकी देने लगे। हराम मांगने की धमकी देने लगे। तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया सब इसलिए कि तू यूं हमारी इज्जत उतार कर रख दे, छाती पर चढ़ चढ़ कर आए। सीधी सीधी बात करो तो करने पागल कुत्ते की तरह भौंके। मैंने दुखी और संयत स्वर में पूछा, बाबूजी मैंने आखिर आपसे कहा क्या है जो आप इतने नाराज हो रहे हो। और तू हमसे क्या कहेगा शहजादे, हम अंधे हैं ना, दिखता थोड़ी ही है। हाँ, अब तो पढ़ लिख गए, ब्याह हो गया, अब माँ बाप का क्या है। जाए जहन्नुम में, चूल्हे में पड़े और भाड़ में निकले। तुम अपनी मस्ती मत छोड़ना, वे चीख चीख कर सुनाते रहे। मैंने तो मना किया था बाबूजी कि मेरी शादी मत कीजिए, पहले तो आप ही लोगों की ने जबरदस्ती। शोर सुनकर घर के और लोग भी जमा हो गए। डरे सहमे से एक और झुंड बनाए सब देख रहे थे। शादी शादी शादी, बाबूजी को जब हम कुछ कहने को नहीं सूझा तो बेहद नफरत से उन्होंने दोहराया। वे उत्तेजना के कारण थरथरा रहे थे। ऐसा पता होता कि तू ऐसा निकलेगा तो हम तुझे पैदा होते ही खोदकर गाड़ देते। निहाल कर दिया आपने, अब पढ़ा लिखा कर हाथी बना दिया है, सो हमारी ही छाती रौंदोगे बेटा, यही रीत है। खूब नाम ऊंचा कर रहे हो पुरखों का, अब तो पर फूटे ही हैं। घर में अब और तो कोई कुछ रहा नहीं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, दूसरे भौंकते हैं सो भौंकने दो, कुत्ते हैं, अपने आप चुप हो जाएंगे थक कर। सुबह चूड़ियां पहनाई सो फोड़ दी लाट साहब ने। किसी का अब हक थोड़े ही रह गया तुम पर और तुम्हारी बहू पर। तू तो अब ऐसा चला आया या ईश्वर के पास से, हम तो सोचे कि कौन मुंह लगे कौन मुंह लगे। समझदार लड़का है, खुद ही समझ के सारी बातें समझता है। बातें आप समझते हैं पर उन्हें तो अच्छे से अच्छा खाने को मिलता है, सो सोचे कि मेरी बला से अपने लिए पढ़ ले, अपने लिए कपड़े आ जाए, अपनी बहू का सास सिंगार हो जाए, बस अपना ही अपना हो जाए। जब तक कोई कुछ बोले नहीं तब तक सिर चढ़े चले आते हैं। आखिर जब नहीं सुना गया तो पूछा, बहू के लिए कौन सा सास सिंगार ले आया बाबूजी। और जवाब दिए चला जाएगा, जवाब दिए चला जाएगा। बाबूजी क्रोध में हकलाने लगे।
अचानक गुस्से से कांपते हुए वे मेरे ऊपर झपट पड़े और भाई साहब अमर उन्हें रोकते ही रह गए। मेरे संभलने से पहले ही लात घूंसे थप्पड़ों को की बौछार शुरू हो गई। हाँफते थे और मारते जाते थे। ले ले और दे जवाब, और जवाब देकर देख, लाख बुड्ढा हूँ, हजार मरा गिरा हूँ, लेकिन तेरी अकल अभी भी ठिकाने लगा दूंगा। तू बहुत हाथ से निकल गया। मैं चुपचाप बैठा बैठा पिटता रहा, घुटते क्रोध की आग में भुनता रहा और एक शब्द भी मुंह नहीं बोला। शायद यह बात उनके गुस्से में घी का काम कर रही थी। न रोया, न अपने को बचाने की कोशिश की। बाबूजी को भाई साहब और अमर ने पकड़ लिया था, लेकिन खुद ही डर के मारे थर थर कांप रहे थे। निकल जा मेरे घर से, निकल जा, हट जा दूर मेरी आंखों से, डूब मर कहीं कुएं तालाब में। हम तो शुरू से ही तेरे रंग ढंग देख रहे हैं, अब पढ़ने लगे हैं जी। अब चुप रहिए बाबूजी, गुस्सा शांत कीजिए, भाई साहब समझा रहे थे। वे लोग उन्हें दोनों तरफ से पकड़कर अलग हटाए लिए जा रहे थे। क्रोध के आवेश में उनके मुंह से झाग जैसा थूक निकल रहा था। आंखें खूब चौड़ी चौड़ी फैलाकर माथे पर चढ़ गई थी और मुंह से गालियों की अजस्र वर्षा हो रही थी। स्त्रियां आपस में रुलाई रोकती सी फुसफुसा रही थी। क्या हुआ, क्या बात हो गई? शायद दो एक पड़ोसी भी आ गई थी। उनकी धोतियों की पाटलियों को पकड़े बच्चे भी आ गए और अब यह दृश्य देखकर रोने लगे थे। हाँ बाबूजी, अब चला ही जाऊंगा, मैंने झुका हुआ सिर धीरे से उठाकर भर्राई आवाज में कहा। सुनते ही उन लोगों को एक और कर झपट कर बाबूजी फिर मेरे ऊपर पलट पड़े। यह तो मैं पहले से ही जानता था, यह तो दुख ही रहा था। असल माँ बाप का है तो अभी निकल जा, अभी इसी वक्त। तू तो जब जाएगा तब जाएगा। ला, मैं तुझे ही अभी रास्ता दिखाई देता हूँ। निकालो जी इसका सामान निकालो, विदा करो दोनों को यहाँ से। हमारे नहीं कोई लगते, ये दोनों हमारे लिए पैदा होकर मर गए। चलो उठो, जाओ जी, अपना सामान उठाओ और अपना ठिकाना देखो। हमने हाथ छोड़े। उन्होंने जोर से आपस में हथेलियां मारकर हाथ जोड़े, फिर मेरी बाह पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ते हुए बोले, जाइए हुजूर, चलिए, तशरीफ ले जाइए, हमारे यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं। खबरदार, जो कभी इस घर में पांव रखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी तरफ से कहीं मरो, बाहर सड़क पर मरो, हमारे बस का नहीं सांडों को पालना। अब तब तक भाई साहब वगैरह ने फिर पकड़ लिया और समझाते शांत कराते एक और चले गए। सारी स्त्रियां मेरे ऊपर थू थू करने लगी। अम्मा ने डांट कर दो झापड़ दिए। तो चुप क्यों नहीं हो जाता रे समर? खबरदार, जो जुबान मुंह से निकाली, बाप को बराबर से जवाब दिए जा रहा है, बेशरम। इस बार बिना किसी की बात सुने मैंने खूब गरज कर कहा, बस अम्मा, बस। साफ ही सुनना चाहता था ना, आज सुन लिया। मैंने खुद ही इस नरक में नहीं रहना। ना रात को चैन, ना दिन की शांति, सब मतलब के माँ बाप बने हैं। कहीं रहूंगा कुएं में, भाड़ में, कहीं जा पड़ूंगा। कल से यहाँ से चला जाऊंगा। संभाल लेना अपना राजपाट। उस उद्वेग, शोर और गुस्से में भी मन के भीतर कहीं लगा कि मैं घोर अनुचित बात कह रहा हूँ। बाप से इस तरह नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात बड़ी अजब लगी, कम से कम उस अफसर को देखते हुए मन में आया कि क्या राम सीता भी इसी तरह लड़ भिड़ कर घर छोड़कर तो नहीं गए थे। भीतर ही अपनी इस बात पर कोई हंसा भी। बाबूजी ने मेरी बात सुनी तो फिर पलटने को मचले, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा। उन्हें वे लोग बाहर बैठक में ले गए। उस क्षण मैंने मन ही मन कसम खाई, कुएं, भाड़, सड़क, फुटपाथ, कहीं भी पड़ा रहूंगा, पर यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ नहीं रहना। कहीं सही, कहीं भी सही, जहाँ ऊपर छत और नीचे जमीन हो, लेकिन इस नरक में अब नहीं। भीख मांगो, चोरी करो, दुनिया बहुत बड़ी है। सारा रोना चिल्लाना बंद हो गया और सारे घर वाले एक स्वर में मेरी भर्त्सना करते रहे, मेरी बदतमीजी पर गालियां बकते रहे, लेकिन मैं चुपचाप घुटनों में सिर गड़ाए बिल्कुल चुप बैठा रहा। बस दिमाग में एक ही बात गूंजती रही, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। दुनिया के किसी भी सिरे पर, धरती के किसी भी छोर पर, कहीं भी एक ही तस्वीर कौंधती रही। आगे आगे टीन का बक्सा लादे मैं, और पीछे पीछे ठिठकती चलती प्रभा, और शायद उसके पीछे रोता हुआ कुंवर यानी लक्ष्मण। लोहे की सलाखों पर भुनते हुए कबाब की तरह मैं रात भर अंगारों पर भुनता रहा। विचित्र विचित्र आवाजें दिमाग में आती रहीं। एक पल को भी आंख नहीं लग सकी, लेकिन तंद्रा या जड़ता थी जो मेरे ऊपर छाई रही। मैं जागृति और सुषुप्ति के बीच जैसे लटका रहा। मुझे ऐसा लगता रहा जैसे मेरे दिल की जगह किसी ने एक भारी पत्थर रख दिया हो और उसके बोझ से मेरी सांस घुटी जा रही हो। पता नहीं दिल डूबने की बीमारी में कैसा लगता है, लेकिन रह रहकर मुझे लगता कहीं हार्ट फेल तो नहीं हुआ जा रहा। शरीर इस तरह सुन रहा जैसे मम्मी की तरह मुझे किसी खोल में बंद कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा लगता रहा जैसे केकड़े जैसी कोई चीज जो कांटेदार रों और बाहों में मुझे भींचे हुए है और मेरे सिर पर अपनी सूंड गड़ाकर बूंद बूंद मेरा खून चूस ले रही है। छटपटाता हूँ, रोता हूँ, लेकिन उसकी अंगारों जैसी आंखों के सम्मोहन में बंधा हूँ और वह मुझे खाए चली जा रही है।
साए साए भाई भाई करता अजब सन्नाटा दिमाग में कर रहा था और मैं अपने को इस तरह डूबते महसूस करता रहा जैसे पानी की सतह पर लिटाकर किसी ने मेरी छाती पर पांव रोक दिया हो। मुझे ऐसा लगता रहा जैसे रात भर पानी बरसता रहा। बार बार मैं चौंक कर उठ जाता कि अभी बंद हुआ या नहीं। अचानक किसी ने मुझे छुआ तो मैं बुरी तरह हड़बड़ाकर उठ बैठा। ऊपर से चौंक गया, लेकिन भीतर से मानो उम्मीद कर रहा था कि इसी तरह मुझे कोई छुएगा और मैं उसके इशारे पर उठकर उसके पीछे पीछे चला जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखा कौन है। कलाई में पट्टियां बंधे हाथों से बड़ी डरती झिझकती सी प्रभा मुझे छूकर जगा रही थी। 4 बज गए, जाओगे नहीं आज? हाँ, याद आया, शायद रात को कई बार प्रभा ने मेरा माथा छुआ था या माथे पर कुछ मलती रही थी। मैं उठ बैठा, मुंह हाथ धोते हुए सोचा मुझे आज यह अजब अजब सा क्यों लग रहा है। मैं इस तरह सारे काम क्यों किए चला जा रहा हूँ, जैसे किसी ने मंत्र से मुझे बांध दिया है और मैं अपनी इच्छा के बावजूद सब करता चला जा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे ये हाथ पांव मेरे नहीं हैं और मैं कहीं दूर दूर बहुत ऊंची जगह चला गया और वहां से सारी चीजें बड़ी धुंधली धुंधली, अस्पष्ट और अवास्तविक सी दिखाई देती हैं। किसी की भी आवाज नहीं सुनाई देती। मुझे मुंह धोते धोते अचानक मैंने मुड़कर पूछा, रात को पानी बरसा था क्या? नीचे हम दोनों शायद अकेले थे। प्रभा अंगीठी जलाकर कुछ कह रही थी या कर रही थी और मैं नल पर था। प्रभा ने गत्ते के टुकड़े से अंगीठी धोकना शुरू रोककर पूछा, पानी? पानी कहाँ बरसा? और उसकी यह बात सुनते ही सहसा मुझे याद आया, हाँ, आज मुझे तो ये घर छोड़ देना है। इससे मुझे कोई मोह नहीं। मुझे घर खोजना होगा, कहीं भी, कितना भी मुसीबतों से। प्रभा ने छोटे से एल्युमिनियम के कटोरदार में खाना भरकर खाट पर रख दिया। मैंने अभ्यासवश उसे उठाकर जेब में ठूसा। कोट पहनते वक्त हथेलियों में पड़ती पहली बार दर्द हुआ। शायद कल चूड़ियों के टुकड़े चुभने की तकलीफ थी। बत्ती बुझाकर एक एक कदम रखता हुआ जीना उतरा। लगा आज पांव कुछ कांप रहे हैं। जूतों की आवाज भी कुछ कुछ अजब सी निकल रही। सब कुछ बड़ा अनजाना और अजीब लग रहा है। निचली सीढ़ी से मुड़कर ऊपर देखा, प्रभा मुझे उतरते देख रही है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभी तक सारे लोग सोए पड़े थे। तभी बाहर किसी ने कुंडी खटखटाई तो मैं इस तरह उछल पड़ा जैसे कोई हत्यारा हो। बाहर पुलिस आ खड़ी हो। एक पल को सकपका गया। घबराकर चारों ओर देखा, दरवाजा खोलूं या ना खोलूं, फिर सिर के पीछे खुजाता हुआ आगे बढ़ गया। कुंडी खटखटाने के साथ फिर ऊंची आवाज आई, तार लेना है साहब? किवाड़ खोले। लाल साइकिल और खाकी वर्दी वाला पियून तार लिए खड़ा था। दस्तखत करके तार लिया, फिर उसे साइकिल पर चढ़कर जाते देखता रहा। ऊपर बाबूजी का नाम लिखा था। हल्का सा उजाला होने लगा था। एक बार फिर तार को पलट कर देखा और मन में आया तार को ज्यों का त्यों दे आऊं। फिर न जाने क्या सोचकर स्थिर हाथों से लिफाफा फाड़ा। गुलाबी कागज पर टाइप की हुई पत्ती चिपकी थी, मुन्नी एक्सपायर्ड, मुन्नी मर गई। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा और मेरी समझ में नहीं आया कि इस जरा से वाक्य का अर्थ क्या है। तार की बात सुनकर भाई साहब और बाबूजी घबराए हुए नीचे उतर आए। कहाँ से आया है, क्या लिखा है? मैं बड़े अस्वाभाविक रूप से धीरे से हंसा और तार उनकी ओर बढ़ा दिया और कहा, लिखा है मुन्नी मर गई। साफ नहीं लिखा कि उसे मार दिया। और बिना उन पर उस तार की प्रतिक्रिया देखे मैं चला गया, बेहोश और अचेतन। बाद में शायद घर पर रोया पीटी भी हुई होगी। मैं जानता था कि प्लेटफार्म किधर लगेगा, इसलिए उसकी ठीक उल्टी दिशा में बैठा ताकि जिधर बैठा हूं उधर ही आने जाने वाले तंग ना करें। गाड़ी चलती रही और मैं खिड़की से बाहर सिर निकाले फटी फटी आंखों से सुबह की फूटती रोशनी देखता रहा। आज बड़े अजब ढंग से सुबह हो रही है। मस्तिष्क में एकदम अंधेरा था। ऐसा सन्नाटा जैसे अचानक चलते हुए बिजली वाले कारखाने का फ्यूज उड़ जाए और सब कुछ रुककर एक भयानक सन्नाटे में डूबा रहे। उस क्षण तो एक ही आवाज थी जो रेल की नियमित खटर पटर में दिमाग में गूंज रही थी, नसों पर हथौड़े चला रही थी और कानों में पेंडुलम की तरह टकरा रही थी। मुन्नी मर गई। मुन्नी मर गई या मुन्नी को मार दिया? एक बड़े भारी खंडहर के गुंबद जैसे चमगादड़ों के पर फटकने की कोई हल्की कातर आवाज गूंजी और ध्वनि प्रतिध्वनियां सन्नाटे की लहर बनकर एक के ऊपर चढ़कर आती दूसरी लहर की तरह मुड़कर सारे वातावरण में छा जाए और फिर सब कुछ मौत के गहरे सन्नाटे में डूब जाए। फिर अखंड और अभेद्य। यह आज मुझे क्या हो गया है? मैंने खुद अपने माथे पर हाथ फेरा, धीरे धीरे हथेली से ठोका। तब अचानक गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। दूसरी ओर स्टेशन आ गया और मुझे यहाँ उतरना था। मैंने एक बार प्लेटफार्म पर निगाह डाली और बैठा बैठा खिड़की से झांककर अपनी तरफ के प्लेटफार्म की ओर देखने लगा। बीच में 3 चमकदार पटरियां बिछी थी। तब प्लेटफार्म का उठान था। अंधेरा अब कतई नहीं था, लेकिन स्टेशन की बत्तियां अभी जल रही थी। सामने वाले प्लेटफार्म के दूसरे सिरे पर जमादार झाड़ू लगा रहा था। धूल के गुब्बारे उसके चारों ओर छाए थे। उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मैं इस तरह बैठा रहा जैसे उतरना ही ना हो।
पर रेल ने सीटी दी तो अचानक ख्याल आया कि अरे मुझे तो यहीं उतरना है। झट दरवाजा खोला और नीचे गिट्टियों पर उतर आया। खाली पटरियों पर पांव रखा ही क्या था कि इन्हीं पटरियों पर दूसरी दिशा से शायद कोई गाड़ी दिल्ली से चली आ रही थी। दूर सड़क के पुल के नीचे बड़ा सा इंजन प्रतिक्षण पास आता चला जा रहा था। झटकों के साथ इंजन धुआं छोड़ता और लोहे की चमकदार पटरी पर खन खन करके कांप उठी। भयंकर दैत्य जैसे लुढ़कता चला आ रहा हो। सहसा भीतर से जैसे बात उछली, अगर मैं अपने आप को इसके सामने डाल दूं तो? इस सवाल के साथ बंदूक पकड़े दरोगा जी की तस्वीर खौंत आई। सामने घोड़ा था। जिंदगी भर मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। और मुझे लगा जैसे एक अनजान बिजली के भारी झटके से मैं झपटकर इंजन के सामने जा पड़ा हूं। पटरियों पर गिरने से पहले क्षण के अविभाज्य खंड में चेतना पर छाया सारा खोल मकड़ी के जाले जैसा धुंध अचानक फट गया और सपना टूटने पर मैं जाग उठा। यह मैंने क्या किया? लेकिन तब तक बर्फ सी ठंडी पटरियों ने मुझे अपने से चिपका लिया और बढ़ते इंजन का पंखा मुझे छूने लगा। दांत भींचकर मैं जोर से पंखे को पकड़ लेता हूँ। प्रभा की निरीह सूरत आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन इंजन की गति के साथ मैं घिसट रहा हूँ। एक पल, दो पल, मेरे हाथों की ताकत चुक गई, मेरी पकड़ छूट गई और मैं जोर लगाकर चीखना चाहता था। प्रभा और मेरे खुले मुंह पर दंदनाते इंजन की भारी भारी पहिए घूमते चले गए। सारी तस्वीर ऐसी सजीव होकर सामने आ गई, मुझे लगा कहीं मैं यह सब कर ही ना डालूं, लेकिन मैंने पांव पटरी से हटा लिया था और तब गाड़ी सामने आकर खड़ी हो गई थी। मेरे सामने ही दो डिब्बों के जुड़ने की जगह खाली थी। मोटे मोटे तार और लोहे के भारी भारी हथेलियों से निकले डंडे डिब्बों की दूरियां बनाए रखने के लिए आपस में सट गए थे। एक लालाजी खिड़की से मुंह निकाले दातुन कर रहे थे। मैं दोनों गाड़ियों के बीच यूं ही खड़ा रहा जैसे दो दीवारों के बीच में घिर गया हूं। मन में आया, मान लो अभी हैंडल पकड़ूं या इस डिब्बे में बैठूं तो? और अगले ही क्षण मैंने अपने को बंबई से विदेशों को जाने वाली पानी के जहाज में खल्लासी के कपड़े पहने हुए देखा। लेकिन शीघ्र ही वह तस्वीर कोपिन पहने, दाढ़ी बढ़ाए, कमंडल लिए साधु में बदल गई। मैंने देखा मैं बाबा काली कमली वाले आश्रम में कंबल लपेटे पड़ा रहता हूँ और ऋषिकेश के एक भारी से पेड़ के नीचे मेरी एक कुटिया है। जाने कितना समय यूं ही बीत जाता और तब विधवा वेश में एक औरत कहीं और बुढ़िया के साथ मेरी कुटी के सामने खड़ी हो जाती है। नहीं, हर की पौड़ी पर नहाते हुए एक औरत को देखता हूँ। अरे, यह तो प्रभा है। मैंने प्रभा को पहचान लिया, लेकिन मैं मेरी दाढ़ी और मोटे कंबल के कारण नहीं पहचान पाती। फिर दिखाई दिया, लोग मुझे जूतों और लाठियों से पीट रहे हैं। नहाती हुई जवान औरत के पास पहुंचा और उसे प्रभा प्रभा के नाम से बुलाने लगा। और फिर एक साथ ही सारी तस्वीरें गड़बड़ होकर एक बड़ी तस्वीर में बदल गई। अखबार में मेरी तस्वीर छपी है। प्रिय बेटा समर, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, एक बार तुम्हें देखना चाहती है। सामने वाली रेल की सीटी से चौंक कर फिर मेरी तंद्रा भंग हुई। सामने वाली ट्रेन का मेरे आगे वाला पहिया धीरे धीरे घुमा। अगर दो डिब्बों के बीच की खाली जगह से अचानक कूद पड़ूं तो, या लपक कर हैंडल पकड़कर डिब्बे में चढ़ जाऊं तो? अब पीछे वाली ट्रेन भी खिसकने लगी। दोनों गाड़ियां दो विरोधी दिशाओं की तरफ सरक रही थी। मुझे लगा जैसे मैं तेजी से चक्कर खाते चाक पर चढ़ा हूं। भीतर कोई दोहराए चला जा रहा है, कूद पड़, चढ़ जा, कूद पड़, चढ़ जा। घबराकर मैंने ऊपर देखा, सारा आकाश डग डग करता घूमने लगा था।